वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े कानूनों को लेकर देश में फिर से बवाल चल रहा है। बड़ी भीड़ आज जंतर मंतर पे पहुंच गई और बता दिया कि भाई अगर वक्फ बोर्ड से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई तो इस देश में वो सब हो जाएगा। इशारों इशारों में एक तरह से धमकाने की कोशिश की गई। धमकी का तरीका, आप अगर आजादी से जुड़े किताबों को पढ़ेंगे, जो जिस तरह से इस देश में एक नया देश बन गया पाकिस्तान, धमकी का लहजा, तौर तरीका कुछ कुछ वैसा ही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसमें तमाम बड़े मुस्लिम लीडरान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो सीधी चुनौती सरकार को दे रहे हैं। दर्शकों, वक्फ बोर्ड इस देश की वो लैंड ग्रैबिंग मशीनरी की तरह इस देश में काम कर रहा है जो लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन समस्या यह है कि इसको जानने, मानने, समझने वाले लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, खाता ना वही, जो वक्फ कहेगा वही सही, आप इस पर कोई बहस मत करो, आप इस पर कोई बात मत करो। और इसको धार्मिक आजादी और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर इस बहस में न पड़ने की हिदायत दी जाती है। बताया जा रहा है कि आप अगर इससे छेड़छाड़ करेंगे तो देश में आग लग जाएगी। ऐसी ही एक हिदायत जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिया करती थी कि 370 अगर ऐसा कर दिया तो तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तिरंगा हमारा वही है। 370 नहीं रहा और उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या हुआ वो भी दुनिया जानती है। राहुल भाई, जिस तरह से लोग पहुंचे, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 9 लाख से ज्यादा चल और अचल संपत्तियां हैं और वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसकी कीमत अगर लगाएंगे तो वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीन इनके पास है। 1.5 लाख करोड़, इतनी जमीन। और कहानी यह है कि जहां बोर्ड गड़ गया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। कहीं कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, कहीं कोई पंचायत नहीं सुन सकता, जो कह दिए तो हमारा हो गया। ये डिबेट है और इसमें कहीं कोई सुधार नहीं होना चाहिए। ऊपर से धमकी कि कर देंगे तो फिर हम दिखा देंगे। तो राहुल भाई, कहानी तो जो हमने सीए एनआरसी के दौरान झूठ अफवाह का जो बाजार देखा और देश में जो अव्यवस्था देखी, एक तरह से फिर से उसमें झोंकने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी ने तो ये कह दिया, धर्मेंद्र यादव ने, कि हमारा पूरा समर्थन भी है। नहीं, समाजवादी पार्टी के तो 2 सांसद वहां पर पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे और जियाउर रहमान बर्क, वो भी वहां पर गए थे। प्रकाश भाई, मैं खुद आज वहां पर ये कवरेज करने के लिए गया था। मैं जब इन लोगों से बात कर रहा था तो आप यकीन मानिएगा लगभग 70-80% लोग वहां पर ऐसे पहुंचे हुए थे जिनके हाथों में केवल तख्तियां थी, ये बैनर थे, उन्हें कुछ नहीं पता। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप यहां पर क्यों आए हैं, क्या पूरा मामला है, तो बस इतना पता था कि सरकार हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है। क्यों कर रही है, क्या मामला है, अब भाई ये वक्फ बोर्ड है क्या, तो बस ठीक है कि भाई हाँ, हमारे पुरखों ने हमें बताया था कि भाई हाँ, हमारा बोर्ड है, हमारी जमीन है, सरकार का इसमें कोई लेना देना है नहीं। क्या आप कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे जो नेताजी हैं भाषण दे रहे हैं, उनसे पूछिएगा, वो जवाब देंगे। यार, ये कागज दिखाने से लोगों को डर क्यों लगता है राहुल भाई, हम समझ नहीं रहे हैं। आप नागरिक हो यहाँ के, आप यहीं रहते हो, आपकी जमीन है, सब कुछ है, लेकिन कागज नहीं है और नहीं दिखाना है। दिक्कत यह है कि दिखाना नहीं है, तो दिखाना नहीं है तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि सरकार मान लेगी। सरकारें थी पहले जो आपके कह देने से मान जाती थी, अब वो सरकार है जो नहीं मानने के मूड में है। तो कागज दिखाने में क्या दिक्कत है। अगर कागज, हमने किसी को जमीन दी, हमारे बाप दादा ने किसी को जमीन दी, तो कागज होगा, पेपर होगा, नक्शे पे होगा, कुछ तो होगा, दिखाना कुछ नहीं है। जिद है इस बात की, नहीं दिखाएंगे। नहीं, उसी जिद को लेकर के तो जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि भाई रिकॉर्ड हमारे आपके पास नहीं है लेकिन हमारे पास में है, हम पूरी की पूरी जांच करा करके जितनी भी जमीन है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी वापस लेंगे। इसी बात का दुख है, क्या 2014 से पहले किसी सरकार ने ये सोचा भी था, क्या किसी ने ऐसी मंशा किसी की रही होगी कि भाई हम वक्फ बोर्ड में कुछ इस तरह के संशोधन करेंगे जिससे कि एक पक्ष को कुछ बुरा लग सकता है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि भाई यहाँ सरकार हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ के पास। अब आप देखिए ना, एक जो बोर्ड बना दिया गया भाई 1954 में, आपने एक बोर्ड बनाया, समय रहते आप धीरे धीरे उसमें संशोधन करते रहे। और आपको ये बात समझना पड़ेगा ना कि इस देश में एक मजहब के नाम पे ऑलरेडी एक देश बन गया। उसी देश में उसी लोगों को, उन्हीं लोगों को आपने अलग से एक वोट दे दी और आप कह रहे हो कि ये देश सेकुलर है।
जिन लोगों ने, जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी थी, आपने उनके मंदिरों को आज भी सरकारी कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन यहां से अलग मान्यता के आधार पे पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया आपने। यही मैं बात कह रहा हूं। देखिए, अब आप देखिए ना, किसी सरकार ने क्या ऐसा कभी सोचा था? लेकिन क्योंकि बात क्या है, सारी की सारी वोट बैंक की राजनीति है। भाई, आपको एक पक्ष अपना मजबूत रखना है, आपको एक पक्ष को खुश रखना है कि भाई देखिए, अगर आपके हितों के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो हम सोचते हैं। लेकिन राहुल भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर वक्फ, भाई संविधान ने दिया है वक्फ को ताकत, जो भी दिया है, संवैधानिक संस्था भी है, मानिएगा तो है ही, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड में कुछ अनियमितताएं हैं, गलतियां हैं और फिजिबल दिक्कतें हैं, आप रैंडम जाके किसी मंदिर को, जमीन को बोर्ड कह देता हमारा है, और वो मंदिर सदियों से है, हजारों सालों से है, जिस गांव का इतिहास 2-2 हजार साल, 3-3 हजार साल पुराना है, वहां वक्फ का दावा है, तो है तो ये पूरे गांव को आप कह दे रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि वहां दिक्कत है मेरे भाई। वो तो आपका बस नहीं चला, लेकिन जहां महाकुंभ हो रहा था, भाई देखिए, वहां से तो नहीं हो रहा। कोई और चीफ मिनिस्टर होता तो जाने आप क्या क्या कर लेते। वहां से तो नहीं हो रहा। आप ये सोच सकते हैं कि भाई कब से वहां पर इस तरह के आयोजन हो रहे होंगे, इस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे होंगे, आप उसी को कह दे रहे हैं कि भाई ये तो वक्फ की जमीन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अदानी ने जमीन ले रखी है, ये वक्फ की जमीन है। हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता थे पुराने, उन्होंने कहा कि अंबानी जी का घर भी बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पे। तो इन बातों का कोई मतलब होना चाहिए, कोई तो प्रूफ होगा। और अगर आदमी या सरकार आपसे कह रही है कि भाई साहब जमीन होगी आपकी, तो पेपर तो होगा। जिद आप थाने बैठे हो कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, और यही सारी रसाकसी है सरकार और इस तरह के संगठनों की। और अब देखिए, एक तरह से देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है, और भीड़ को सड़कों पर उतार कर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। राहुल भाई, मेरी तो सीधी इल्तिजा है सरकार से कि भाई साहब, कलम अगर मजबूत हो तो ये सब जो हो रहा है होने दीजिए, और कलम मजबूत नहीं हो, सीए एनआरसी वाला हाल अगर होना है कि आप बैकफुट पर जाएंगे, देश से माफी मांगेंगे और सब, तो फिर इसको यहीं रोक दीजिए, कोई मतलब नहीं है इन सबका। क्योंकि यहाँ पर देखिए, रोकना इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा प्रकाश भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है, अगर आप इनकी बारीकियों में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वहां पर जो गरीब तबके के जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनको इससे कोई फायदा नहीं। हाँ, नहीं है। ये संगठन बने हुए हैं, धर्म के नाम पर उलझाने की कोशिश है। उस वर्ग में बैठे जो पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, मलाई काट रहे हैं वक्फ बोर्ड की, इसमें गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? अब जो बेचारे वहां पर गए हैं, जिन्हें पता नहीं, जिनके हाथ में केवल तख्तियां थमा रखी हैं, उन्हें केवल ये बताया गया है कि भाई देखिए, हमारा साथ दीजिए, जो हम कह रहे हैं उस बात को समझिए, नहीं तो कल को सरकार आपके साथ में ये कर लेगी, फिर देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आदमी वहां पर पहुंचा है भाई। अगर हम आप किसी धरने में अगर हम जा रहे हैं तो हमें पता होगा ना भाई, हम वहां पर क्यों जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है। जब कोई अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे नेताजी हैं ये बताएंगे। जो कुछ यहाँ पर वो भाषण दे रहे हैं उनको सुनिए, क्या मामला है क्या नहीं है। अगर कोई बोलने को चाह भी रहा है, कोई अगर उनसे बातचीत अगर कोई कर रहा है, तो दूसरे आदमी आते हैं, अरे हटो, नहीं कुछ नहीं बोलना, हटिए। एक बार जरा आप AIMPLB के वाले को सुन लीजिए, जो भाई साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आए हैं, और ओवैसी साहब को सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लहजा क्या है, तरीका क्या है, और बोलने का भाव क्या है। इससे आप समझ जाएंगे कि खतरा कितना बड़ा है। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाने की जब बात की गई थी अमित शाह द्वारा, तो महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएगी। तो इसी तरह ये भी जो यहाँ पे प्रदर्शन करा जा रहा है, तो जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं, और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका, और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है उसको हम दिखाएंगे। अब कदम जितना भी डेमोक्रेसी में जो हमें इजाज़त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो सब करेंगे और पहचानवाएंगे कि ये इसमें से बेईमान कौन लोग हैं और इसमें मतलब परस्त कौन लोग हैं। भैया आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है, और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है, और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में
उनके जो मजहबी वोट्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे राहुल भाई, आपने इनको भी सुना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, ओवैसी साहब को भी सुना। कहानी तो जो बताई जा रही है वो तो बिल्कुल भड़काने वाली, हो तो देश के मुसलमानों को उकसाने के लिए है कि आप सड़कों पे आ जाइए, आप ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। देखिए, जब भी कभी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तब ऐसे नेता जो भाषण देते हैं, उनके भाषण देने की जो शैली होती है और उसका प्रभाव उनको जो एक गरीब लोगों पर, मजदूर लोगों पर जो पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, वक्फ का अधिकार छीना जा रहा है। ये सब कहानी बताई जा रही है। कह रहे हैं कि कोई डीएम आएगा, कह देगा कि जी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद की जमीन किसी और की है, और वहां दंगा फसाद हो जाएगा, ऐसा ओवैसी साहब कह रहे हैं। अभी तक वो क्या क्या प्रावधान है पब्लिक डोमेन में ठीक से आया भी नहीं है, लेकिन ये सब बहस अब चल रहा है। ये बहस देखिए पहले से ही चल रहा है। अब भी हम वहीं पर थे, लोगों से पूछा कि भाई अभी तो कानून बना भी नहीं है, तो लोग ये कह रहे थे कि भाई, लोग कहेंगे कि आप पहले से क्यों इंतजार कर रहे थे? अरे कानून बन जाने देते, उसके बाद में क्या कुछ है उसमें, क्या नहीं है उसमें, होगा क्या क्या कुछ लिमिटेशंस होंगी, लोगों को समझ तो आपको आएगा। याद होगा जब वो लगातार रिकमेंडेशंस मांगी गई थी जेपीसी की तरफ से, तो उसमें आम लोगों को भी भेजना था जी, आम लोग भी भेज रहे थे रिकमेंडेशन। चुनाव के दौरान आपने देखा कि जगह जगह मुस्लिम इलाकों में बकायदा मस्जिदों की तरफ से कमेटियां निकल रही थी, अनाउंस करके एक बकायदा मैसेज फॉर्म किया गया था और लोगों से उनके ईमेल के जरिए जेपीसी को भेजा जा रहा था, वो ईमेल की इस ईमेल पे भेजिए, और बकायदा वो फॉर्म मैसेज था कि ये इसी फॉर्मेट में भेजना है, कॉपी करिए, लिख के भेजिए। मतलब इस तरह से चल रहा था सर। लेकिन लोग अब भी ये सोच रहे हैं, मैं आज जब इनसे बात कर रहा था, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए, हमने तो मेल भी भेजे थे लेकिन सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी, हमारी कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि इनको जो बताया जाएगा ये वही सुनेंगे। सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा क्या है, उसकी नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, उस चीज से कोई लेना देना है नहीं। ये कुछ नेता हैं जो कि सत्ता के लिए, सत्ता में रहने के लिए, और जो वो प्रॉपर्टी है उसकी मलाई चाटने के लिए इस तरह के काम करते हैं। उन्हीं के बहकावे में आकर के कुछ लोग धरने देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और मैं ये भी कहूं कि अपनी जान तक गंवाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एक चीज समझिएगा गंभीरता को, इस देश में 3 बड़ी संस्थाएं, दोस्तों सबसे बड़ी रेलवे और सेना। राहुल भाई, जमीन होता है, समझ आती है बात, लेकिन एक मजहबी संस्था के पास इतनी जमीन का होना कि सेना और रेलवे जब छोड़ते हैं तो तीसरे नंबर पे वक्फ बैठा हुआ है। ये वो देश है जहां 1947 में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर ऑलरेडी देशों का बंटवारा हो चुका है, और ऐसे में किसी एक संस्था के पास जब इतनी शक्ति होती है कि वो इस तरह से आके लोगों को ब्लैकमेल करने को लेकर और सरकार को ब्लैकमेल करने को लेकर सोच रही है, तो आप इसके फ्यूचरिस्टिक खतरे को समझिए और इस बात को की गंभीरता को समझिए कि वक्फ में सुधार कितना जरूरी हो चला है, कि अगर भारत को संभलना है और भविष्य के खतरों से निपटना है तो वक्फ जो लैंड ग्रैबिंग मशीनरी बना हुआ है उसको रोकना बेहद जरूरी है। मैं तो सरकार से वही बात फिर से कह रहा हूं कि कलम मजबूत हो तो इसमें आगे बढ़िए, नहीं तो इसको यहीं रोक दीजिए। देश को अव्यवस्था में ढकेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेताओं का जो हाव भाव अभी दिखा है राहुल भाई जंतर मंतर नहीं, पे, देखिए, वो तो नहीं रुकेंगे। नेताओं का हाव भाव यहाँ जो नेतागण हैं इन्होंने भी अपना दिखा दिया है। एक बात और समझिएगा, अच्छा, सरकार का इस पूरे- क्या रुख है इस पूरे सर, मामले पर? पूरे मैं वही उसी बात पर आ रहा था। इस पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने कह दिया है ये बिल कानून बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। अगर ये नहीं बनना होता तो ये जेपीसी के पास में जाता ही नहीं प्रकाश भाई। जिस तरीके से बिल लाया गया, फिर उसको जेपीसी के पास में भेजा गया, अब आखिरी तैयारी है उसको दोबारा संसद के टेबल पर रखने की। तैयारी पूर्ण है और आप देख लेना ये पूरा होगा जो कहा तो है। मुझे सरकार ये ने, लग रहा है सरकार कि ये जो सुनेगी। जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, ये घबराहट में उठाया गया कदम है या जल्दबाजी में? देखिए, कि यार कुछ तो दिखाना पड़ेगा, अब तो अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, जैसा मतलब अभी कुछ तक ऐसा। आप कुछ कर नहीं पाए, अब आप इस चीज को सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो। पूरा का पूरा खेल वोट बैंक का है। अगर आप नहीं करेंगे इस तरीके से, लोगों के मन में बात नहीं आप घुसाएंगे, तो आपको वोट नहीं और करेंगे। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड केवल मंदिरों की और हिंदुओं की जमीन कब्जाता है, बहुत सारे मुस्लिमों की जमीन भी कब्जाता है, और इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी का घर चला जाता है, दुकान चली जाती है, बिजनेस चला जाता है, किसी कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं है। बस एक बोर्ड टंगता है कि अब ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, आपकी कोई नहीं सुन सकता है। ये कानून है इस देश का।
यही तो अब जो देखिए कानून में जो पहले हुआ देखिए ना, कितनी बार संशोधन जो किए गए। अगर पहली बार सरकार, जिसको कहा जाता है कि भाई हाँ ये जो कहती है भाई, उसको तो 370 के बारे में क्या कोई कभी सोच सकता था कि 370 कभी हट सकती है? जिस तरीके के जो नेताओं ने भाई हम पहले लोगों को बयान तो दिए, जैसे पढ़ाया जाता था इतिहास, उसमें तो लगता ही था कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई कर नहीं पाएगा। मतलब उसको ऐसा बना दिया गया था। जो लोग इस बात को कह रहे थे कि 370 को कोई नहीं हटा सकता,